मुझे फैसल और असफर को 7वीं अलिफ 7th ए में जाने को कहा गया। लिहाजा हम सब इस वक्त 7th ए जमात के डेस्क संभाल चुके थे। हमारी किताबें पहले ही हमारे डेस्क में मौजूद थी। मैंने किताबें देखी, सभी बिल्कुल नई थी, जबकि घर में मुझे हमेशा हमारा की पढ़ी हुई किताबें पढ़ने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पर इन कैडेट कॉलेज वालों से एक गलती हो गई थी। मैंने सारी किताबें उलट पलट कर देख ली थी, लेकिन इनमें सिवाय उर्दू की 7वीं किताब के दूसरी कोई किताब मेरी नहीं थी। ना माशरती उलूम, ना साइंस, ना रियाजी और दीनियात की किताब मौजूद थी। पता नहीं उन्होंने किस किस की किताबें उठाकर मेरे डेस्क में बांट दी थी। ये तो सबकी सब अंग्रेजी की किताबें थी और अंग्रेजी भी ऐसी कि मेरे पल्ले तो एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ रहा था। हमने अपने पुराने स्कूल में ए फॉर एप्पल से जी फॉर ज़ेब्रा तक खत्म किया था और जुमले बनाना सीख रहे थे। बल्कि मैंने तो अपनी जमात से काफ़ी आगे था और मैंने थ्रस्टी क्रॉ शुरू कर रखी थी। मेरे वाली इंग्लिश ग्रामर की किताब भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं भी इन्हीं ख्यालों में था कि किससे कहूँ कि मेरे पास गलत किताबें आ गई हैं कि एक साहब बड़ा सा काला कोट पहने अंदर दाखिल हुए। तभी कैडेट्स इनके एहतराम में खड़े हो गए। पता चला कि ये अनवर साहब है और यही हमारे टीचर हैं। अनवर साहब ने अपने मोटे से चश्मे के पीछे से हम सब कैडेट को बगौर देखा और उठकर अब फर्दन अपना तारुफ करवाने का कहा। तारुफ करवाने के बाद सबक दुढ़ाई का मरहला शुरू हुआ। अनवर साहब खास अंग्रेजी के उस्ताद थे। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि यहाँ हर मजमून के लिए हर पीरियड में एक अलग उस्ताद आएगा। मुझे तो अनवर साहब भी काफी लाइक फाइक नजर आ रहे थे। कोई हर्ज ना था कि अगर यही हमें सारे मजमून पढ़ा देते। ख्वामख्वाह अकेडमी वालों ने फजूल खर्ची की है। कैडेट मती के बाद मेरा नंबर आ गया और मुझे टीचर ने इंग्लिश की किताब निकालने के लिए कहा। मैंने इन्हें बताने की कोशिश की कि यहाँ तो सारी ही किताबें इंग्लिश की हैं, कौन सी वाली निकालनी है। मैं अभी डेस्क को घंगाल ही रहा था कि मेरे साथ बैठे असफर ने जल्दी से किताब का वर्क उलट कर मेरे हवाले कर दिया। चलो पहला मरहला तो सर हो गया, अब आगे क्या करूँ। अनवर साहब ने दोबारा जरा झिड़क कर कहा, बॉय फर्स्ट लेसन से शुरू करो। अब मैं इन्हें क्या बताता कि मुझे तो अभी तक ये नहीं पता कि लेसन किसे कहते हैं। इस मौके पर फिर असफर ने मेरी मदद की और जल्दी से उठकर सफ़ा पलटकर मेरी उंगली सफ़े पर एक सबक पर रख दी। मैंने हिजे जोड़कर शुरू करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी लफ्ज़ नहीं जोड़ पाया। अनवर साहब और पूरी क्लास मुझे हैरत से देख रहे थे। अनवर साहब जोर से गरजे, तुम पढ़ना क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? Why don't you start reading? इस वक्त मेरे ज़हन में और कुछ नहीं आया और मैंने फौरन रोना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल था कि इस वक्त वो मुझे छोड़कर अगले बच्चे की जानिब बढ़ जाएंगे। मुझे रोता देखकर अगले लाइन में बैठे इश्तियाक और उमर ने भी रोना शुरू कर दिया। शायद इन्हें भी मेरी तरह सबक नहीं आता था। अनवर साहब हमें रोता देखकर वो क्लास से गए। उन्होंने हैरत से मुझसे पूछा कि रो क्यों रहे हो? क्या मैं होम सिकनेस फील कर रहा हूँ? इस वक्त तो मुझे ये भी नहीं पता था कि होम सिकनेस क्या बुला है। मैंने इन्हें रोते रोते बताया कि ये किताबें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है और मैंने आज तक इतनी सारी अंग्रेजी की किताबें इकट्ठी नहीं देखी। हमारी तो इंग्लिश की किताब में भी सामने उर्दू में इस अंग्रेजी लफ्ज़ के हिजे लगे होते थे कि यहाँ तो सफ़े के सफ़े अंग्रेजी में काले किए हुए हैं। ये सब मेरे बस की बात नहीं। टीचर हैरत ज़दा से मेरी दास्तान सुन रहे थे। फिर उन्होंने फौरी तौर पर मुझे अपने साथ चलने का कहा। वो मुख्तलिफ राहदारियों से लेते हुए अकेडमी के दूसरे हिस्से में आ गए। तब मैंने देखा कि हम प्रिंसिपल साहब के कमरे के सामने खड़े थे। मैं कल भी अब्बा के सामने इस कमरे में आ चुका था। इस पर कल भी वही कमांडर अली अहमद इसरार की तख्ती लगी हुई थी। अनवर साहब ने कागज की चिटपट कुछ लेकर अंदर भेजा और चंद लम्हों बाद हमें अंदर बुला लिया गया। प्रिंसिपल साहब अपनी बड़ी सी मेज के पीछे बैठकर कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने मेरी सलाम का जवाब दिया और टीचर से पूछा, यस मिस्टर अनवर, एनी प्रॉब्लम? अनवर साहब ने प्रिंसिपल को हिजान खेज अंदाज में बताया कि ये बच्चा गलती से हमारी एकेडमी में आ गया है। ये तो उर्दू मीडियम का बच्चा है और इसने अभी तक ABC ही खत्म की है, जबकि यहाँ तो 7वीं जमात में ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड की किताबें पढ़ाई जाती हैं। और तो और ये तो अभी माशरती उलूम, दीनियात और रियाजी के फेरे से ही बाहर नहीं निकला। इसे तो इन मज़ामीन के अंग्रेजी नामों का भी पता नहीं। अनवर साहब ने प्रिंसिपल को पूरे यकीन से कहा कि ये बच्चा बाकी क्लास के साथ नहीं चल पाएगा। इन्हें तो इस बात पर भी हैरत थी कि मुझे इस अकेडमी में दाखिला कैसे मिल गया, क्योंकि यहाँ दाखिले के लिए हर बच्चे को एक बहुत सख्त इम्तिहानी टेस्ट और ज़बानी सवाल जवाब इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। प्रिंसिपल ने बड़े गौर से इनकी सारी बातें सुनी। मुझे इन दोनों की गुफ्तगू का सिर्फ वही हिस्सा समझ में आया जो उन्होंने दरमियान में कहीं कहीं उर्दू में बोला था, लेकिन मैं इन दोनों की गुफ्तगू का लब्बे लबाब समझ गया था। प्रिंसिपल ने टीचर को बताया कि मेरा चुनाव फेडरल गवर्नमेंट के बतौर फेडरल स्कीम के उम्मीदवार की हैसियत से हुआ है। हो सकता है कि ये बच्चा ऑक्सफोर्ड के मयार की किताब ना पढ़ सकता हो, लेकिन बहरहाल अपने स्कूल का एक होनहार तालिब इल्म होगा, तभी तो इसे इस कैडेट अकेडमी में दाखिला दिया गया है। लिहाजा अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि इस बच्चे को बाकी बच्चों के मयार के बराबर लाया जाए। अनवर साहब ने मायूसी से नफी में सर हिलाया, क्योंकि इनके ख्याल में ये नामुमकिनात में से था कि मुझे जैसे उर्दू मीडियम बच्चे को चंद दिनों में ऑक्सफोर्ड लेवल की तालीम दिलाकर इन सब बच्चों के बराबर लाना। मैं खुद भी इस वक्त अनवर साहब की बात से मुत्तफिक था। भला मुझे ऐसे बच्चे के लिए चंद दिनों में इन अंग्रेजी किताबों के अनबार को घोल कर पी जाना मुमकिन नहीं था, और क्या था। प्रिंसिपल साहब ने अनवर साहब को मुझे एक हफ्ता अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का कहा। चलते चलते अनवर साहब को अंग्रेजी में एक जुमला कहा, जिसका मतलब मुझे इस वक्त तो नहीं समझ पाया, लेकिन मेरी जिंदगी की कई नई राहें मुतय्यन करने में इस जुमले ने कलीदी किरदार अदा किया। जब हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो पीछे से प्रिंसिपल साहब की आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर अनवर, एक बात का ख्याल बहुत ज़रूरी है। बी वेरी केयरफुल अबाउट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द किड। मुझे इस लम्हे इनकी अंग्रेजी में कही हुई ये बात समझ नहीं आई, और जब बहुत अरसे बाद कमांडर साहब का ये जुमला समझने के काबिल हुआ था, मुझे एहसास हुआ कि इनका ये जुमला ही कहीं ना कहीं मेरे किरदार की बुनियाद बन चुका था। अनवर साहब ने प्रिंसिपल की बात सुनकर इस बात में सर हिलाया और मुझे प्रिंसिपल ऑफिस से निकालकर क्लास में ले आए। इस दिन क्लास में मुझसे फिर किसी दूसरे टीचर ने कुछ नहीं पूछा और ना ही कुछ पढ़ने का कहा। बस अब टीचर मुझे ये समझाते रहे कि मैं दूसरे कैडेट्स को ध्यान से पढ़ता और सुनता रहूं। लेकिन सुनूं क्या, ये सारे उस्ताद क्लास में बच्चों से अंग्रेजी में बात करते थे जो मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती थी। इस मरहले पर भी असफर और फैसल मेरे काम आए। दोनों में से कोई ना कोई मुझे उर्दू में इन बातों का तर्जमा टीचर की नज़र से बच बचाकर
बता ही देता था। खुदा खुदा करके क्लास खत्म हुई और हमें दोपहर के खाने के लिए मेस जाने का मौका मिल गया। दोपहर का खाना भी मैंने आसपास मौजूद फैसल और असफर की मदद से किसी न किसी तौर पर जहर मार कर ही लिया। अब 2 घंटे की ब्रेक थी और फिर शाम 4:30 बजे हमें खेल के ग्राउंड में पहुंचना था। अजीब जबरदस्ती थी, मेरा रोने को जी चाह रहा था, लेकिन फिर वही मनहूस सीटियों का अजाब और फिर इससे भी बड़ी मुसीबत ये बार बार परेड करने की फटीक। भला इस उज़र में किस बच्चे का दिल खेलने को चाह रहा होगा, लेकिन जबरदस्ती सबको क्रिकेट हाके फुटबॉल की टीमों में तकसीम करके खेलने का हुक्म दे दिया गया। खेल के बाद सब बच्चों को शावर लेने की हिदायत की गई, फिर शाम की चहलकदमी का लिबास पहनने का हुक्म दे दिया गया। पता चला कि अब शाम की चाय पेश की जाएगी। चाय के नाम पर भी तो फिर वही बात मजा काढ़ा हमें पीने के लिए दिया जाएगा। अभी इस महलूल की करवाहट हल्क में मौजूद थी कि 6:30 बजे के करीब फिर से सीटियां बजने लगी। या खुदा अब क्या मुसीबत आ गई। बताया गया कि अब हर बच्चा अपनी अपनी कुर्सी पर बैठकर 1 घंटा पढ़ेगा और स्कूल का काम करेगा। इस मरहले को इवनिंग प्रेप का नाम दिया गया था। 1 घंटे के बाद दूसरी सीटी बजी और हमें डिनर सूट पहनकर मैस जाकर रात का खाना खाने का हुक्म दे दिया गया। क्या बेहुदा निजाम था। भला रात 8 बजे भी कोई रात का खाना खाता है। मुझे शिद्दत से इस वक्त राजा और गफूर चाचा के टीवी की याद आई। मैंने सोचा इस वक्त राजा, नन्नू, पप्पू, गुड्डू, बालू और मुशीस मेरे सारे दोस्त गफूर चाचा के घर बैठकर मजे से ड्रामा देख रहे होंगे और एक मैं हूँ यहाँ ये अजीब किस्म का लिबास पहने इन जोकरों के दरमियान रात का खाना खा रहा हूँ। रात के खाने के लिबास में मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल टाई बांधना लगी। जी हरगिज नहीं पता था कि बाहर सीधा साधा नजर आने वाला ये गले का फंदा इस कदर मुश्किल से बांधा जाता होगा। इसका हल मुझे लंदन से आने वाले बच्चे आसिफ ने निकाल दिया और मेरे गले में ये फंदा बनाकर डाल दिया। मुझे सिखाया कि उतारते वक्त मैं इसे पूरा ना खोलूं बल्कि जरा सा ढीला करके गले से उतारूं और जब कभी दोबारा पहननी हो तो गले में डालकर इसकी गिरा जरा सी टाइट कर दूं। चलो फिलहाल ये मसला तो हल हुआ। फैसल के पास इसका और भी आसान हाल मौजूद था। इसके पास ऐसी 2 टाइयां थी जिनकी गिरा पहले से बनी हुई थी और पहनने के लिए इनमें इलास्टिक की रबड़ जड़ी हुई थी। ना गिरा बनाने की जहमत, ना बार बार उतारने की। बस गले में रबड़ का हार डालकर कलर के पीछे छुपा लो। और फैसल ने मुझे अपनी बनी बनाई टाई देते वक्त खास ताकीद की कि इस परफेक्ट नामी मुसीबत से बचाकर इसे पहनूं, क्योंकि यहाँ अकेडमी में ऐसी टाइयां पहनने की इजाजत नहीं थी। गोया इन अकेडमी वालों ने तय कर रखा था कि हम बच्चों को एक सांस भी सुकून से नहीं लेने देंगे। रात के खाने से पहले भी सब बच्चों ने अपने अपने माँ बाप को याद करके रोने का फरीजा पूरा किया, क्योंकि सारा दिन तो इन बेरहम अकेडमी वालों ने हमें इस कदर मसरूफ रखा था कि हम में से किसी को भी रोने की फुर्सत नहीं मिली। अब जो चंद लम्हे मिले तो हम सब ने थोड़े थोड़े आंसू बहाकर अपने सुनहरे दिनों को याद किया। अपनी अपनी अम्मियों की याद में कुछ आहें भरकर रात के खाने के लिए चल दिए। खाने के बाद आधे घंटे का वक्त था जिसमें चंद कैडेट नमाज वगैरह पढ़ने और चंद हॉस्टल में मौजूद तफरीक के कमरे में टीवी देखने, टेबल टेनिस और कैरम वगैरह खेलने के लिए चले गए। लेकिन मेरा दिल नमाज का नहीं चाह रहा था और न ही किसी तफरी में हिस्सा लेने को। मुझे राजा की याद बुरी तरह से सता रही थी, लिहाजा मैं हॉस्टल की राहदानी में लगी जाली से बाहर आसमान पे चमकते चांद को देखने लगा और ये सोचता रहा कि क्या यही चांद इस वक्त हमारे मोहल्ले में भी चमक रहा होगा। फिर अचानक मुझे वजो आपी की याद आ गई। यही चांद वजो आपी पर भी अपनी चांदनी फैला रहा होगा। मैं और वजो आपी अक्सर ऐसी चांदनी रातों में इनके छत पर बैठकर शुमाली सितारा ढूंढा करते थे। मुझे वो हर बार शुमाली सितारा जुम्मन मशरक में कहीं बताती। मेरी वजो आपी से इस बात पर झगड़ा हो जाता कि हर बार वो किसी नए तारे को शुमाली सितारा बताती थी। वजो आपी की याद ने तो मुझे उदासी से नडाल ही कर दिया। मैंने बहुत बुरा किया। क्या होता अगर मैं इनसे मिलकर आता। सारी शरारत तो ताहिर भाई की थी। वो तो बार बार कह रही थी कि आप मेरे अम्मी अबू से बात कर लें। वही इनकी जान नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए मजबूरन इनको हाँ ही कहना थी। और फिर यूं भागम भाग अपनी तलाश में आते देखकर मेरा दिल बिल्कुल पिसज गया था। अब क्या हो सकता था। अब तो मैं इनसे इतना दूर था कि यहाँ आने में ट्रेन ने भी पूरा 1 दिन और 1 रात का सफर किया था। पता नहीं अगर पैदल जाता तो शायद महीने से भी ज्यादा लग जाते। मैं इन्हीं सोचों में गिरा हुआ रो देने की हद तक उदास राहदारी में खड़ा जंगले से बाहर चांद को देख रहा था कि इतने में वहाँ से 2 सीनियर कैडेट्स गुजरे। मैंने सुबह भी इन्हें परेड करते हुए 10वीं जमात वाली कितारों में खड़े देखा था। इन दोनों ने मुझे वहाँ खड़े देखा और इनमें से एक धाड़ा ए यू भगर हाथ के इशारे से मैं समझा कि वो मुझे को बुला रहे हैं। मैं इनके करीब आया। दूसरे ने कहा वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने हैरत से पूछा जी। फिर वो चीखा बात समझ नहीं आती क्या, कहाँ से आए हो तुम। मैंने सहम का जवाब दिया जी शालकोट से। पहले ने दूसरी जानब हैरत से देखा शालकोट वेयर इज इट। दूसरे ने तमस्करे से मेरी जानब देखकर अपने दोस्त से कहा ही सीम्स टू बी एन उर्दू मीडियम। पहला फिर जोर से चीखा नील डाउन। मैं रोहाना सा हो गया। उर्दू में बात करे जनाब। और वो दोनों जोर से हंसे। पहला जोर से चीखा आई सेड नील डाउन एंड स्टार्ट फ्रंट रोल्स। मुझे कुछ समझ नहीं आया। इनमें से एक ने बाहर की पक्की सड़क की तरफ मुझे इशारा करके देखने का इशारा किया। मैंने बाहर की जानिब देखा कि एक सीनियर कैडेट जो किसी जूनियर कैडेट को खाली सड़क पर अच्छे भले साफ सुथरे कपड़ों में कलाबाजियां दिलवा रहा है। जूनियर कैडेट की हालत बुरी हो रही थी। उसके सारे कपड़े सड़क की गिर्द से अट चुके थे। अब मैं समझा फ्रंट रोल यहाँ की जुबान में कलाबाजियों को कहते हैं। मेरे पास इनकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए मजबूरन मैं घुटनों के बाद जमीन पर बैठ गया। अगर ये 2 नमूने मेरे मोहल्ले में कहीं मुझे मिल जाते मैं इन दोनों को छठी का दूध याद दिला देता। मैंने तो उल्लू जैसे गुंडे की कोई परवाह नहीं की थी, तो भला ये 2 चूजे किस खेत की मूली हैं। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि इस वक्त मैं इनकी सल्तनत में था और इस अकेडमी में जहाँ का असूल ही निराला था। लेकिन अभी मैं घुटनों के बल झुका ही था कि एक जोर से सीटी बजने की आवाज आई। वो दोनों मुझे यूं ही घुटनों के बल छोड़कर जल्दी से आगे बढ़ गए। मुझे कुछ यूं समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। कुछ ही देर में कैडेट्स भागते हुए अपने कमरों में अपनी मेजों पर जा बैठे। कहीं से फैसल भागता हुआ आया और मुझे भी राहदारी में रुकू में झुके झुके ही खींचता हुआ अपनी डॉक्यूमेंट्री में ले गया। पता चला कि रात की दूसरी पढ़ाई सेकंड प्रेप का वक्त है, जब हाउस मास्टर साहब हर बिराग का खुद इंस्पेक्शन करते हैं और हर बच्चे को फर्दन फर्दन पढ़ता देखकर सबके करीब जाकर
बार देखते हैं। वो दोनों सीनियर कैडेट्स भी मुझे इसीलिए पूरी तरह सजा नहीं दे सकते थे क्योंकि इन्हें हाउस मास्टर के आने का डर था। रात की पढ़ाई का दुरानिया भी 1 घंटा था और हाउस मास्टर ने सरसरी तौर पर देखा कि कैडेट्स पढ़ रहे हैं या नहीं। हमारी 7वीं जमात वाली बैरक में ज्यादातर कैडेट्स किताबों पर सर रखे सो रहे थे और उनमें से कुछ की नींद में भी बंद आंखों के किनारों से भी जगमगाते आंसू की लड़ियां साफ नजर आ रही थी। सेकंड प्रेप के खत्म होते ही दोबारा सीटी बजी और हम सब कैडेट्स को रात की गिनती के लिए नीचे जमा होने का हुक्म दे दिया गया। गिनती के बाद हमें कल सुबह के लिए यूनिफॉर्म तैयार करने के लिए, जूते पॉलिश करने के लिए 15 मिनट का वक्फा दिया गया। हमें जो कुछ भी करना था 15 मिनट के वक्फे में ही करना था, यानी 15 मिनट के बाद सीटी बज जानी थी और फिर मुकम्मल अंधेरा हो जाना था। यूँ हमारा अकेडमी का पहला दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम सब बच्चों के जिस्म दर्द और थकन से चूर हो रहे थे, लेकिन अभी आगे पहाड़ जैसी एक और रात मुंह खोले हमारा रास्ता देख रही थी, क्योंकि हमें से किसी की आंख में भी नींद दूर दूर तक न थी। आखिर ठीक 10:30 बजे हमारे परफेक्ट कहीं से नमूदार हुए। उन्होंने जोरदार कौशन में हम सब बच्चों को अपने अपने बिस्तर पर जाने का हुक्म दिया। हम सब अपने बिस्तरों की जानिब यूँ भागे जैसे फौजी हमले के वक्त खंदक में भागते हैं। चंद लम्हों तक परफेक्ट ने बिजली के स्विच के पास खड़े होकर इत्मीनान कर लिया कि सब बिस्तरों में घुस चुके हैं। इसके बाद इसने स्विच ऑफ किया। चारों जानिब यकायक अंधेरा और सन्नाटा छा गया। हम सब के दिलों के अंदर खौफ छुपा फिर से उछल के बाहर आ गया और अंधेरा छत पर और दीवारों पर अजीबोगरीब डरावनी शक्लें बना बनाकर हमें जाने निकालने लगा। मैंने कमल को अपनी अच्छी तरह अपने ऊपर ले लिया, खुद को अंधेरे से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस तरह दुबुक के बैठे हुए भी मैं आसपास के बच्चों की रोने की आवाज़ें और सिसकियां सुन सकता था। मेरी आंखें भी अम्मी, अमारा और भैया को याद करके भीग गई और मैंने जोर से आंखें भींच ली।